Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के सॉल्व पेपर पढ़ने वाले हैं। लास्ट 5 इयर्स के ये पेपर हैं और इनको हैंड देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में भी आपको प्रीवियस ईयर्स के पूरे पेपर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने ये जो नोट्स तैयार किए हैं ये हैंड रिटन है और जैसे एग्ज़ाम की डिमांड रहती है हर क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व किया गया है। 2014 से 2018 तक के फर्स्ट पेपर से फिफ्थ पेपर तक का ये पेपर है, हैंड रिटन है। और अगर कोई क्वेश्चन अथवा में भी आता है, जैसे कि जो 5-6 नंबर वाले पेपर क्वेश्चन हैं वो अथवा में भी आए हैं, तो टोटल एक पेपर में 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो भी सॉल्व किए गए हैं ताकि आपको सभी का आंसर मिलता रहे। तो हर क्वेश्चन को फ्लो चार्ट डायग्राम सहित सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। और फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा मेंस का पैकेज है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको इस तरह की फाइल सॉल्व पेपर की मिलेंगी। ये जो वाइट कलर में दिख रहा है, ये वाइट कलर की आपको 8 फाइलें मिलेंगी। इन 8 फाइलों में 1300 पेजेस रहेंगे, जिसमें आपका पूरा 5 साल का पेपर हल रहेगा। चाहे आप नए सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुराने सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि कोई टॉपिक रहता है, जैसे कि समझ लीजिए कि प्रवसन है, क्षेत्रीय प्रवसन है, तो ये टॉपिक आपका नए सिलेबस में भी है और पुराने में भी। मुश्किल से 10% अंतर भी नहीं है दोनों सिलेबस में, और बस टॉपिक को इधर उधर कर दिया है और कुछ टॉपिक जोड़े हैं, तो वही 10% का अंतर है, बाकी सब सेम है। और वो भी कहीं ना कहीं पुराना सिलेबस भी पुराने में कहीं ना कहीं था और ऐसे ही नए में ऐसा है। तो अब जो प्रवसन है, अब प्रवसन से संबंधित आप समझ लीजिए कि 5 साल के पेपर में, 3 साल के पेपर में वो क्वेश्चन आया है। अब आपने उस प्रवसन जो टॉपिक के जो क्वेश्चन आया है वो बदल बदल के तीनों सालों में आया है। अब जब आपको आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप जब एग्जाम में देंगे तो आप प्रवसन से संबंधित कुछ भी घुमा फिरा के आया तो, लेकिन आपने प्रवसन पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर्स में, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, कि सॉल्व पेपर 50 से 60% कवर करता है। जिसने लास्ट 5 साल के पेपर कवर किए हैं उसका 50% कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। अकॉर्डिंग टू मैं यही बोलूँगी कि आप सॉल्व पेपर को प्रेफर कीजिए। अगर आप मेरे सॉल्व पेपर नहीं ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरा सॉल्व पेपर लीजिए, मैं बस आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप मार्केट से भी सॉल्व पेपर लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से हल कीजिए, उसको लिख लिख के देखिए, क्योंकि सॉल्व पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा 3 मार्कर का पैकेज है, जिसमें आपको 3 नंबर के एक सेट में 300 प्रश्न मिलेंगे। एक सेट में 300 प्रश्न है और ऐसी कुल 12 फाइल है, तो मतलब 3600 प्रश्नों का आपके पास सेट मिलेगा। तो आप ये ले सकते। ये हमारा एमपी स्पेशल का पैकेज है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की 4 फाइलें मिलेंगी। ये सॉफ्ट कॉपी में भी उपलब्ध है, हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है। ऐसे ही ये जो मेंस का पैकेज है, मेंस की 25 फाइलों का, ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये मेंस पैकेज है, और ऊपर जो देख रहे हैं आप वो प्रीलिम्स का फाइल है। प्रीलिम्स की आपको 16 फाइल मिलेंगी, मेंस की आपको 25 फाइल मिलेंगी, सॉल्व पेपर की आपको 8 फाइल मिलेंगी और 3 मार्कर की आपको 12 फाइल मिलेगी। इस तरह से एक पूरा बॉक्स आपको मिलेगा अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं। और ये पूरा पैकेज सॉल्व, प्रीलिम्स, 3 मार्कर, या 15,000 रुपीज़ का है अगर आप पूरा लेना चाहते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल लेना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, तो प्री को छोड़ सभी आपको सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट आजकल मैं आंकड़े देना स्टार्ट कर दी हूँ, ताकि आपको मेंस में ऊपरी में कोई आंकड़ा आए तो आप वो कर पाएँ। आंकड़े और कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो मैं डाल देती हूँ ग्रुप में, तो आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो पब्लिक ग्रुप है मेरे, जो पेड ग्रुप है मेरे, वो आपको नोट्स के साथ 22 पेड ग्रुप मिलेंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। इन पेड ग्रुप में आपको करंट के आंसर्स दिए जाते हैं। मेन लगता है कोई आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो घुमा के बन सकता है, क्योंकि टॉपिक मैंने नोट्स में कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कोई क्वेश्चन घुमा के बन सकता है, तो वो इन ग्रुप में मैं देती रहती हूँ। टेस्ट सीरीज़ भी जिन लोगों ने हमारा पूरा पैकेज लिया है उनके लिए टेस्ट सीरीज़ फ्री है।
पहला क्वेश्चन है आज का, लोक सेवकों की आचरण आचरण संहिता के मुक्त प्रावधानों का विश्लेषण करो। मतलब कैसे लोक सेवकों की आचरण संहिता के तहत प्रावधान किए गए हैं उसका वर्णन हमने करना है। तो लिखेंगे हम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोक सेवकों के लिए नियम बनाने का अधिकार, ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए भी बनता है कि अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोक सेवकों के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार है। लोक सेवकों में सत्य, चरित्रता और प्रशासकीय नैतिकता को सुरक्षित करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए 1954 में नियम बनाए गए थे। नैतिक उत्साह में कमी एकमात्र एक ऐसा घटक है जिससे लोक सेवा में सत्यनिष्ठता का विकास नहीं हो पा रहा। नैतिक उत्साह में कमी कि मतलब लोग अपनी जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट को ना अच्छे से निभाकर दूसरे चीज़ों में लगे रहते हैं। एक मोरल जो होता है, मोरल जोश होता है कि हम इस पोस्ट पे हैं तो हमें इस किसी के लिए कुछ करना है। हम अगर आए हैं इस पोस्ट पे तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें जनता की सेवा करना है। तो आजकल का जो व्यक्ति है वो इस जो उत्साह में कमी देखी गई है, जिसके चलते लोक सेवकों में सत्यनिष्ठता का विकास हो ही नहीं पा रहा है, लोक सेवक सत्यनिष्ठ हो ही नहीं रहे हैं। इस वजह से इस समिति ने यह सुझाव दिया कि लोक सेवा में आचरण के नियमों को और अधिक कठोर बनाया जाए। इसलिए आचरण संहिता का मतलब होता है नियमों का एक संगठन। तो अब जब आचरण के नियमों को और अधिक कठोर बनाया जाए, मतलब ये जो संहिता है उसको और अधिक कठोर बनाया जाए। इस समिति के सुझाव पर 1964 में केंद्रीय स्तर पर उपयुक्त सभी नियमों का अवलोकन करते हुए एक समग्र और बहुआयामी आचरण नियम बनाया गया। तो जो ये समिति ने सुझाव दिए उस पर 1964 में एक नियम बनाया गया और बहुआचरण नियम बनाया गया, जिसमें अधिकारियों को क्या करना है बताया गया। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं, लोक सेवकों की आचरण संहिता के मुक्त प्रावधानों का विशेष है। फ्रेंड्स, मैं क्या है कि बहुत छोटा छोटा वर्ड लिखती हूँ और बहुत पास पास लिखती हूँ, इसलिए मेरा आंसर आपको एकदम एक संक्षिप्त टाइप लिखता है। आप एक लाइन पे जब आपका एग्जाम कॉपी होगी तो एक लाइन पे लगभग 4 से 5 वर्ड आते हैं, तो ये जो आंसर है वो लगभग 1 से सवा पेज में होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के काव्य में सामाजिक चेतना पर टिप्पणी लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली हर बार मेंस के एग्जाम में ये पूछा जाता है। तुलसीदास जी के काम में सामाजिक चेतना पर टिप्पणी लिखो, है ना। तो ये मैंने जब सॉल्व पेपर मतलब लिख रही थी, जब मैं तैयार कर रही थी, तो मैंने देखा कि 3 से 4 पेपर्स में लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी भक्तिकालीन शाखा के कवि हैं। अपनी राम कथा में आदर्श जीवन का इन्होंने वर्णन किया है। तुलसीदास जी को हम जानते हैं, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे और राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अपन ने वो कथा भी, एक कविता भी सुनी है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इनको हनुमान जी ने दर्शन दिए थे और तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बोला था कि आप मेरे राम भगवान से दर्शन कराइए। तो इनडायरेक्टली हनुमान जी ने उनको, तुलसीदास जी को, उनके दर्शन कराए थे। तो वो बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, भक्तिकालीन शाखा के और राम जी के भक्त हैं। तो इन्होंने जो वर्णन किया है अपनी कविताओं में, वो राम जी के जो आदर्श थे, जो राम जी के समय का काल था, उसको अपने वर्तमान काल में अनुभव कराने के लिए, वर्तमान परिस्थितियों, उस समय की परिस्थितियों, तत्कालीन परिस्थितियों को वर्तमान परिस्थिति से जोड़ने के लिए उन्होंने जो सोचा था वो अपनी कविताओं में लिखा। तो क्या लिखेंगे, इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। तो इन्होंने क्या किया, तत्कालीन परिस्थितियों को गहन अध्ययन करके समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। सत्य को धर्म का पर्याय मानकर तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। मतलब धर्म के समान दूसरा सत्य नहीं। अगर किसी कवि के बारे में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या है कि कुछ उनकी कविताएं, कुछ उदाहरण अगर आपको याद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। एक और तुलसीदास जी ने बोला है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा को अगर आप समझ रहे हैं, अगर आपने पर पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, दूसरों के दुख को नहीं समझ रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तुलसीदास जी की ये बातें जो उन्होंने अपनी कविता के रूप में कही हैं, तो ये हमने बीच में लिख दी। तुलसीदास जी ने राम राज्य अथवा कल्याण राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसका मतलब है मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि तुलसीदास जी की कविताओं में वही आदर्श प्रस्तुत किए जो भगवान राम के थे। तो
तुलसीदास जी ने राम राज्य और कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया है। कल्याणकारी राज्य धर्म का राज्य होता है, वह सत्ता का नहीं होता। मतलब कल्याणकारी राज्य में धर्म होता है, जो राज्य होता है पूरा धर्म को लेके चलता है, वह सत्ता का नहीं होता, सेवा का राज्य होता है। अगर किसी कोई राजा है, अगर कोई अधिकारी है, तो उसका कर्तव्य है कि वो जनता की सेवा करे, ना कि खुद सत्ता के घमंड में आए। तुलसीदास जी के अनुसार इस कल्याणकारी राज्य की झोली में क्या क्या है? इस कल्याणकारी राज्य की झोली में है त्याग, क्षमा, समानता, सत्य, बैर का अभाव, बलिदान और प्रजा का सर्वांगीण उत्कर्ष। इस कल्याणकारी राज्य की झोली में मतलब जो कल्याणकारी राज्य होगा उसके पास त्याग होगा, क्षमता होगी, क्षमा होगी, समानता होगा, सत्य होगा, बैर नहीं होगा, किसी की निंदा नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं होगी। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो लोग भी व्यूअर्स मुझे देखते हैं, कुछ लोग मुझे देखते हैं अच्छे वे में, कुछ लोग मुझे बुरे वे में देखते हैं, कुछ आलोचना भी करते हैं और कुछ तारीफ भी करते हैं, जो कि सबके साथ होता है कि हर जगह एक ही चीज़ नहीं मिल सकती है। तो जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैं एक और चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई में गीता को भी शामिल कीजिए। आप अगर भगवत गीता जी का एक पेज पढ़ेंगे शुरू में, तो आपको एक अलग से ही जो आप परेशान हो जाते हैं कि एकदम से आप कभी घबरा जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आपकी आँखों के सामने आ जाती हैं, या आप किसी चीज़ से चिंतित हो जाते हैं। तो अगर आप गीता जी को पाठ को अपने ध्यान में लाएंगे, अपने मतलब रेगुलरिटी में लाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो ये आप ज़रूर, अगर मुझे मानते हैं या मुझे सुनते हैं जो लोग भी, तो वो इस चीज़ को अगर अपनाना चाहें तो अपना कर देख सकते हैं। तो ये तुलसीदास जी के अनुसार कल्याणकारी राज्य की झोली में ये सभी चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन मैं अलग से भी करवा चुकी हूँ वीडियो में, आप एथिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि प्रशासन जो है एक नैतिक कार्य है। अगर आप प्रशासक हैं और आपको सत्ता संभालने के लिए दी गई है, तो आपको एक मोरल काम करना चाहिए। तो प्रशासन एक नैतिक कार्य है, मतलब एक मोरल वर्क है, और जो प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, मतलब उस मोरल वर्क को करने वाला है। तो इस कथन की विवेचना करना है, तो सबसे पहले हम आइबे टीट के कथन से करेंगे कि आइबे टीट का कथन है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। इसके मूल सिद्धांत को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। लोक प्रशासन सरकार या देश की शासन व्यवस्था को आधार प्रदान करता है। जो लोक प्रशासन है वो सरकार या देश की शासन व्यवस्था को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। चाहे वह लोकतांत्रिक राज्य, निरंकुशवादी राज्य मतलब जो जिसका राजा स्वयं के बारे में सोचता हो, जनता के बारे में नहीं सोचता हो, मतलब इसकी नींव जो है वो प्रशासन पर टिकी होती है। यह राज्य की सार्वजनिक नीतियों एवं कानून प्रक्रियाओं को निष्पादित करने का यंत्र है। यह राज्य की सार्वजनिक नीतियों को बनाता है, कानून प्रक्रियाओं को निष्पादित करता है। यह विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तीसरी दुनिया विकासशील जो देश हैं, विकसित देश हैं, इसके अलावा जो देश विकास कर रहे हैं, तो तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह समाज या देश में क्षेत्रीयता, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता का समाधान करके संपूर्ण को एकीकृत बनाए रखने का कार्य करता है। मतलब समाज या देश में क्षेत्रीयता, जातिवाद, सांप्रदायिकता का सम्मान करके उनमें एकीकृत बनाए रखने का कार्य करता है। और यह राज्य के वंचित और कमज़ोर वर्ग को सुविधा देता है। जो प्रशासक है वो राज्य में जो कमज़ोर लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको सुविधा देता है। इस प्रकार प्रशासन एक नैतिक कार्य है, मतलब प्रशासन में एक नैतिक कार्य होता है, वह इसे लागू करने वाला प्रशासक एक नैतिक अधिकारी होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अनअकैडमी में देखेंगे कि अनअकैडमी 1 दिसंबर से एक कोर्स स्टार्ट कर रही है और ये न्यू फ्री प्लान है। इसके बेनिफिट्स आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें आपको 500 फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी पर वीक, और इसके साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगा जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इंडिया के और एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा। डेली और वीकली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आप पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक डिटेल मिल जाएगी, आपको एक स्कोर कार्ड
इसके अलावा आप एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जल प्रहरी, इनको भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री लाइव क्विज देख सकते हैं। 20 के मतलब 20,000 प्लस क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के क्लियर कराए जाएंगे। एक T20 सीरीज़ रहेगी जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। सोमवार से शनिवार ये 8 बजे रहेगी। स्पेशल इवेंट रहेंगे और भी बहुत कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपको क्या करना है, एंटर करने के लिए अपना रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड के लिए आप डाल सकते हैं AKANKSHA.GK। ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको 10% का, अगर आप प्लस कोर्स लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप अगर इसमें एंटर करेंगे तो आपको फ्री आप एंटर कर सकते हो। तो आफ्टर एंटरिंग और कोड लर्नर कैन एक्सेस द फ्री प्रोडक्ट। आप जब आकांक्षा जी के डालेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। ये कुछ सब्सक्रिप्शन डिटेल है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 1 मंथ का 1440 है। इसके बाद 3 मंथ का 3600 है, 6 मंथ का 6480 है, 12 मंथ का 7920 है, और 24 मंथ का 11520 है। तो ये आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेंड्स मेरे व्हाट्सअप और ग्रुप से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जानकारी ले सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।